हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको एंटरटेनमेंट जगत से कुछ ना कुछ नया दिखाते हैं। आज के एपिसोड में भी आपके लिए कुछ खास है। आज हम पवन राज मल्होत्रा स्टारर फिल्म फौजा की स्टार कास्ट से आपको मिलवाने जा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन जो है वो प्रमोद कुमार ने किया है। इस फिल्म की कहानी के बारे में आपको बता दें, जहां पर पवन मल्होत्रा एक पिता का किरदार निभा रहे हैं जो हमेशा से ही फौजी बनना चाहते थे, लेकिन किसी कारण वो फौजी नहीं बन पाते और उनके सपने को साकार करते हैं उनके बेटे। तो यही इस फिल्म की कहानी है। तो ये फिल्म जो है एक तरह से फौजियों को समर्पित है। इसकी स्टार कास्ट से हमने बात की है। आइए पहले इस फिल्म पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। साडी 10 पुश्ता ने हमेशा भारत माँ की सेवा की है। मैं ठीक से चल नहीं सकता ना, मेरी इस कमी की वजह से मेरा फौज में जाने का सपना अधूरा ही रह गया। एक हाथ बढ़े तेरा, एक हाथ बढ़े मेरा। फौज में जाएगा मेरा अंदाज़, मेरा सपना ये पूरा करेगा। पूरी तैयारी करवाऊंगा फौजी पढ़ने की। इश्क तेरे तय हो गया, इश्क तेरे तय हो गया, मेरा दिल यो तेरा हो गया। अंगद, दौड़ पे नहीं गया अभी तक? बहुत उम्मीद है तेरे से, जी जान लगा दियो बेटा। हैं? अरे पापा चिंता ना करो, भीतर जितनी जान है ना सब लगा दूंगा। सोचा था मेरा सपना पूरा करेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा। अरे नहीं बनना मैंने फौजी। पापा जी आपने हमेशा है ना अपनी जिद थोपी मेरे ऊपर। मैं चपरासी बन जाऊंगा पर मैं फौजी कभी नहीं बनूंगा। और मेरा बेटा तो नालायक है। बस एक चांस प्लीज सर, प्लीज प्लीज एक चांस। सिलाए सरफरोशी दम बदम कायम रहे। ओ लंगड़े, दूसरी टांग भी तुड़वाओगा के? मुझे आबाद वो गुलशन रहे। सिलसिलाए सरफरोशी काम हो जाना चाहिए। कायम रहे। अब जो लड़ाई होए ना तो बराबरी की होगी, याद रखियो। वो गुलशन रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फौजा फिल्म के डायरेक्टर प्रमोद कुमार हमारे साथ हैं और आइए उनसे जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे उनका क्या कॉन्सेप्ट रहा है। वैसे तो ये प्रमोद जी, ये फिल्म जो है वो देखने में तो फौजियों को समर्पित फिल्म लग रही है। आप इस कहानी के पीछे क्या आपका मोटिव रहा है और क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये फिल्म जो है पूर्णतः फौजियों को यानी कि भारतीय सेना को समर्पित है। अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ से शुरू हुआ, ये कारगिल की लड़ाई से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि मेरे एक दोस्त थे जो उनकी पहली पोस्टिंग हुई कारगिल में हुई। वो कारगिल में जाते और उसी समय वो शहीद हो गए थे। तो ये कहानी वहाँ से प्रेरणा लेके मैंने लिखा मैडम। और इस कहानी के गाने, इस कहानी के डायलॉग, हर अंश में भारतीय सेना को समर्पण दिखेगा मैडम। इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं पवन राज मल्होत्रा जी को आपने लिया है, कास्टिंग की है। तो आपने उनको ये किरदार दिया है, तो क्या सोच के आपने उनको दिया, क्या उनमें आपको ऐसा लगा? मैडम, ये बात है कि फौजा इजकल टू पवन राज मल्होत्रा, ये मेरा मानना था जिस दिन ये कॉन्सेप्ट लिखा था। और उसी दिन से पवन जी तैयार नहीं थे पहले करने को, मतलब पर कहानी पसंद आई थी उनको, बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो करने को तैयार नहीं थे कि भाई मैं पहली बार डायरेक्टर और नए गांव में जाके हरियाणा में जाके शूट करना। बट वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे कि बोले कि ऐसी बेहतरीन कहानी मैंने भारतीय सिनेमा पर शायद ही भारतीय सेना पर शायद ही कभी सुनी हो। इसके लिए उन्होंने हाँ किया। और मैडम, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पवन जी के अलावा कोई इस फिल्म में कोई कैरेक्टर हो सकता है या फौजा कोई पवन जी के अलावा कोई बन भी सकता है। किस तरह से आप इसको कहते हैं कि ये और जो फौजियों की फिल्में बनी है उनसे थोड़ी सी कुछ अलग है? ये फिल्म जो है ना, फौजियों के फौजी बनने के पीछे क्या कितना जोखिम, कितना दुख होता है, ये उसके पीछे है। कि जब एक
एक आदमी, एक बच्चा जब भारतीय सेना में भर्ती होता है तो वो अकेला नहीं होता मैडम। उसकी बहन अपने खर्चे बंद करती है ताकि मेरा भाई वो मिल सके। उसके माँ खाना छोड़ती है शाम को कि मेरा बेटा खाना खाएगा तो भारतीय सेना में भर्ती हो पाएगा। मैडम कि परंपराएं हैं, हम हरियाणा में कुछ गांवों में परिवार की 10-10, 12-12 पीढ़ियों से परंपराएं चलती आ रही हैं कि सेना को में जाकर भारत माँ की सेवा करना। ये उसी परंपरा की कहानी है। बाप फौज में जा नहीं पाया, पैर खराब था, बेटा जाना नहीं चाहता था, उन दोनों के बीच की जद्दोजहद की कहानी है। लेकिन जद्दोजहद क्या है? सेना में भर्ती होना, ये है जो जद्दोजहद है इस फिल्म की। फौजा फिल्म में लीड किरदार निभा रहे ऐश्वर्या और कार्तिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनके अनुभव जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने का उनका अनुभव किस तरह का रहा है। आप दोनों की ये पहली फिल्म है, किस तरह की आपको तैयारियां करनी पड़ी? काफी मुश्किल टास्क आपको मिला था, फौजी का किरदार अदा करना था और साथ ही साथ आपको एक ऐसे बैकग्राउंड में जाना था, उनके दुख को समझना था, उनके दर्द को समझना था। किस तरह की तैयारियां आपने की इसको लेकर? जी, जैसा आपने बोला कि आई थिंक फौज की कहानी है तो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप ऐसी फिल्म करते हो, और मुझे तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है कि पहली फिल्म और फौज की कहानी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क और बहुत ही पूरी यूनिट ने बहुत सपोर्ट किया हमें। आई डोंट थिंक हमें न्यू कमर वाली जो फीलिंग होती है कि अरे ये तो न्यू लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमको कभी महसूस नहीं हुआ। आई थिंक हमारे जो डायरेक्टर है प्रमोद जी, उन्होंने हमको बहुत ही बैक इंकरेज किया कि आपको जो लगता है आप करिए। आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, आपको पता है कैसा है सब कुछ, डायनामिक रिलेशनशिप्स, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि हमारे साथ एक सीनियर एक्टर काम कर रहे थे, पवन मल्होत्रा, जिन्होंने आपने देखा ही होगा भाग मिल्खा भाग में, ब्लैक फ्राइडे में, काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर है। तो उनके साथ काम करके और भी इंकरेजमेंट हुई कि ठीक है, आई थिंक हम सही पार्ट में जा रहे हैं। और जी यही था। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि पवन जी आपके साथ थे, उनके साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा और उनसे क्या कुछ आपको सीखने को मिला? आई थिंक मैं ऐश्वर्या के साथ भी ये डिस्कस कर रहा था कि जब पवन सर से मिले नहीं थे, हमको लगा कि यार सीनियर एक्टर है, थोड़ा कम बात करते हैं, क्या पता कुछ गलत बोल देते वो चिढ़ जाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन पवन सर इज लाइक अ 17-18-year-old बॉय। ही हैज सो मच एनर्जी एंड ही इज ऑलवेज क्यूरियस एंड ही इज ऑलवेज टॉकेटिव एंड फ्रेंडली। तो उनका नेचर बहुत अच्छा है। जो आप स्क्रीन पे देखते हैं उनके कंप्लीटली ऑपोजिट है वो। तो नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और उन्होंने बहुत सजेशंस दिए, एडवाइस दी। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद पवन सर। जनरली आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम। ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो कैरेक्टर था वो किस तरह का कैरेक्टर था और आपको किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी उस कैरेक्टर के लिए? सो मेरा कैरेक्टर एक आर्मी वाइफ का था एंड चूंकि मैं कभी आई एम अनमैरिड एंड कभी मैंने ये आर्मी फैमिली में भी मैं नहीं रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि एक आर्मी फैमिली किस इमोशन से गुजरती है, एक आर्मी वाइफ किस इमोशन से गुजरती है, वेट करती है, उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो वो मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था एंड डेफिनेटली मैं अपने डायरेक्टर को थैंक करना चाहूँगी क्योंकि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। जब मुझे स्क्रिप्ट भी मैंने पढ़ी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी एंड जैसे कि कार्तिक ने बोला, हम दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मूवी। ऐसी फौज के ऊपर काफी सारी फिल्में बनी हैं, क्या आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसको देखकर आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हो और आपने उसको एक मोटिव की तरह से लिया हो? ऐसे तो लक्ष्य और उरी वन ऑफ माई फेवरेट्स में से एक है एंड डेफिनेटली आई थिंक हाँ अब फौजा होगी, बट आई थिंक फौज की मूवी सबके लिए इंस्पायरिंग होती है। इट्स उसका मोटिव ही होता है इंस्पायर करना लोगों को टू जॉइन द आर्मी, टू रिस्पेक्ट द आर्मी, कि वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं टू कीप अस सेफ, सो डेफिनेटली आई थिंक it's a great pride and honor for me to be associated with a movie based on army. तो आपने इसमें एक फौजी की पत्नी का किरदार निभाया है, तो आपको किस तरह से फील हुआ कि एक फौजी की पत्नी जो है, एक फौजी की पत्नी होने के नाते उसको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, किस तरह की फीलिंग्स उसके लिए रहती हैं? फौजी की पत्नी होने के नाते आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा अनश्योर रहते हो लाइफ में, कल को कुछ भी हो सकता है। आप एक्सपेक्ट करते हो अच्छी चीज़ें बट आपको कभी भी एक श्योरिटी नहीं होती है, वो आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि कुछ भी हो सकता है बट स्टिल आपको रहना पड़ता है उसके साथ। एंड आई थिंक कि फौज की जो पत्नियां हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है मेंटली, क्योंकि इट्स नॉट ईजी आई थिंक टू गो थ्रू दोज इमोशंस एवरी डे बेसिस पे। सो या तो
ये हमारे साथ ऐश्वर्या थी और हमारे साथ कार्तिक हैं। बेशक इनकी ये इस वक्त पहली फिल्म है, लेकिन इनको किरदार काफ़ी मुश्किल मिला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार है इनका कहना है, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रही है कि वो इस किरदार को अच्छे से निभा सके। अब ये दर्शक जान सकते हैं कि उन्होंने अपने अपने किरदार को किस तरह से निभाया है। तेरे तय हो गया, इश्क तेरे तय हो गया, मेरा दिल यूं तेरा हो गया। अंगद दौड़ पे नहीं गया अभी तक? बहुत उम्मीद है तेरे से, जी जान लगा दियो बेटा। फौजा फिल्म के प्रोड्यूसर अजीत डालमिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे उनका क्या मोटिव रहा है बनाने का। जी, फौजा जैसे कि फौजियों को समर्पित एक कहानी है, इसके पीछे क्या आपका मोटिव रहा है? तो मोटिव हमारे डायरेक्टर का रहा है, कॉन्सेप्ट उन्होंने शेयर किया और कॉन्सेप्ट वो काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज फौजियों पे मूवी है और लोगों को टच करेगी बहुत अच्छे से, क्योंकि आप हर जो हरियाणा या पंजाबी जो पंजाब इस पृष्ठभूमि से रहे होंगे उन लोगों को लगेगा कि उनके परिवार की कहानी है ये, तो इमोशनली कनेक्ट करेगी लोगों को। तो मेरे को लगता है कि फौजियों, आपने खुद बताया कि फौजियों के परिवार की कहानी, तो लोगों के दिल से जुड़ेगी मूवी। आमतौर पे बहुत सी फौजियों पे फिल्म आई हैं, लेकिन उससे अलग हटकर आपने क्या इसमें एक्सपेरिमेंट किया? जीडी बख्शी साहब एक लास्ट जब हमने एक स्क्रीनिंग पर्सनल स्क्रीनिंग की थी, जो जीडी बख्शी साहब बैठे थे यहाँ पे, तो अपने मुंह से कहना ठीक नहीं था। जीडी बख्शी साहब ने कहा कि आज तक हमने फौज पे बनी हुई जो भी मूवी देखी है शायद वो रियलिटी से कुछ इधर उधर होंगी, ये मूवी दिल को बहुत टच करती है, और उन्होंने कहा कि इस मूवी से अच्छी आज तक मैंने नहीं देखी फौजियों पे मूवी। तो ये उनका आशीर्वाद था, शायद मेरे को लगता है कि इससे अच्छी ब्लेसिंग्स मिल नहीं सकती। सिलसिलाए सरफरोशी दम बदम कायम रहे। आज हमारे साथ एक ऐसे अभिनेता मौजूद हैं जिनको हम अभिनेता नहीं बल्कि एक्टिंग का एक स्कूल कहेंगे। हमारे साथ पवन राज मल्होत्रा हैं इस वक्त, और दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें टाइम दिया, हमें वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी ये फिल्म आ रही है नई फौजा, काफ़ी चर्चे हैं इस फिल्म के। इसमें आप मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि आपका बचपन का ऐसा कुछ सपना था कि आप फौज में भर्ती होना चाहते थे, तो आपने आज इसमें एक फौजी के बाप की, पिता की भूमिका निभाई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने उस सपने को एक तरह से जिया है इस फिल्म में? जी, पहले तो सबको नमस्कार, राम राम। ये बात सच है। देखिए, हम जो बच्चे हैं, हमें 65-71 वॉर तो बहुत अच्छे से याद है, बल्कि उस वक्त हम स्कूल में थे तो जो भी पैसे इकट्ठे करते थे, मैं बूट पॉलिश भी किया है वहाँ पर, तो वो एक जज्बा था उस वक्त का, एक फीलिंग, तो उसी के साथ हम बड़े हुए हैं। और हमने फिर 47 का भी कश्मीर वाला अटैक भी सुना और 62 भी, और ये सब के साथ तो हम आर्मी नहीं बोलते थे, मिलिट्री बोलते थे। हम दिल्ली के पंजाबी थे, मिलिट्री में जाना। गया तो नहीं मैं, खैर। हाँ, मेरे साथ का एक और साथी था, दोस्त महाजन, वो कर्नल रिटायर हुआ है, सो आई फेल्ट वेरी गुड व्हेन ही जॉइंड। तो वो एक हमारा रहा कि, तो अभी जब ये फिल्म मुझे सुनाई गई तो इसमें बातचीत ही यही है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में जाते रहे हैं तो बेटा भी जाएगा, और बाकी तो फिल्म लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा। तो मैंने सुनी और मेरा पहला रिएक्शन था हाँ भाई ये फिल्म तो करेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपने इस फिल्म को करते हुए अपने किरदार को बहुत ज्यादा एंजॉय किया? हाँ, एंजॉय तो भाई मैंने जो भी किरदार जब भी किए, आई एंजॉय माई वर्क। मैं एक बार हाँ जब बोल देता हूँ तो फिर पूरी अपनी मस्ती से आई हैव ऑलवेज एंजॉयड। पर ये किरदार जो कह रहा है, मैं काफ़ी कुछ उसके साथ हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टीचर, डॉक्टर एंड सोल्जर शुड बी रिस्पेक्टेड, एंड सोल्जर इन इंडिया स्पेशली इफ यू सी 47 से आज़ादी से 48 का जो भी कश्मीर में हो, तब से लेकर आज तक हमारे सोल्जर को रेस्ट नहीं मिला है, चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे देश के अंदर भी। जब भी कोई आपदा आती है उनको आप भेजते हैं। सो हमारे में कुछ हमारे साथ गड़बड़ी होगी, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद अस, कि अगर हम अपनी ऑलिव यूनिफॉर्म, अपने सोल्जर को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने जो भी किरदार निभाया है उसको एक तरह से जिया है। हम कहते हैं कि उसको एक पैमाना बनाया है आपने उस किरदार को। चाहे हम आपका कोई सा भी किरदार उठा के देख लें, थिएटर से लेकर आपने टीवी सीरियल तक करे, और उसके बाद आपने बड़े पर्दे पर आए और अब आप OTT
पर भी आ चुके हैं। तो इतना लंबा सफर आपने जो तय किया है, तो एक सवाल तो आपसे बनता है, ये जो आपने सिनेमा का बदलता हुआ रूप देखा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब ओटीटी एक तरह से एक चैलेंज है प्रोड्यूसर्स के लिए, या फिर उसके लिए मतलब फैंस को तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल ही गए हैं, तो आप उसको ओटीटी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, चेंज तो हमेशा होता है और होता रहेगा और होना चाहिए भी, क्योंकि सोच बेटर होती है। आप जहां पर चेंज नहीं है, वो पानी अगर स्टैग्नेंट है तो उसमें बदबू आएगी। चेंज तो आपको हर चीज में खड़े रहना चाहिए कि हाँ, समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ सोसाइटी बदलती है, लोगों की सोच बदलती है, तो उसी तरह की फिल्मों में भी वो बदलेगा। तो मैंने तो दिल्ली में थिएटर से शुरुआत की थी, उसके बाद बॉम्बे आए तो फिल्म करने आए थे, तब तो टीवी शुरू भी नहीं हुआ था जब हम आए, उसी दौरान टीवी शुरू हुआ, हम लोग दिल्ली में शुरू हुआ, हम बॉम्बे आए। और शुरुआत में अगर आप देखेंगे पहले 10 साल टीवी पर एक अलग तरह का काम हुआ, उसके बाद फिर टीवी दूसरी तरह से और मोर कमर्शियल, दे मच बिगर मनी, पर बहुत सारे शुरू के लोगों कंटेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, आज तक लोगों को वो सब याद है। बुनियाद, तमस, हम लोग, नुक्कड़, इंतजार, ये जो है जिंदगी, इस तरह और कुछ नाम है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं उस वक्त एक ही आता था इसलिए याद है, ऐसा नहीं है। कुछ आए जिनका कंटेंट लोगों के साथ रह नहीं पाया, लोग उसको भूल भी गए। और फिर एक जर्नी शुरू हुई, फिल्म्स तो थी, आज ओटीटी आया। और 80 के दशक में भी आप देखेंगे तो फिल्म्स वर नॉट डूइंग वेल, चल नहीं रही थी, तो लोगों ने कहा था अरे टीवी आ गया ना, इतने सारे चैनल्स आ गए इसलिए नहीं चल रहे हैं। नहीं, फिल्म खराब होगी तो नहीं चलेगी, फिल्म अच्छी होगी तो लोग थिएटर में आएंगे। थिएटर का साइज छोटा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो जाए, लेकिन आज भी अमेरिका में, लंदन में थिएटर्स तो है, वो द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ फिल्म, एक डार्क हॉल में जब 500, 1000, 200 लोग बैठते हैं और एक बिग स्क्रीन पर जो एक करिश्मा होता है, वो छोटी स्क्रीन पे या घर पे टीवी पे नहीं हो सकता। पर ओटीटी आने से ये हो गया कि देखिए, अगर 8 एपिसोड हैं तो यूं समझ लीजिए कि 3 से 3.5 फिल्म की लेंथ है। तो उसमें राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स को सबको एक अपनी जो लेट परफॉर्मेंसेस होती हैं, लेट कहानियां होती है, उसको आपको मौका मिलता है। ज्यादा भी खींचो तो जैसे टीवी में बहुत बारी होता है कि आप एक सब्जेक्ट को ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। और मैं ओटीटी के लिए हमेशा कहता हूँ ये सिनेमा और टीवी के बीच की चीज है, उससे थोड़ा बेटर बजट पर उससे थोड़ा कम, एक कंस्ट्रेन है, पर उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, यू नो। एंड इस पे अलग अलग तरह की आप देखें, मैं अभी 5वां ओटीटी शूट कर रहा हूँ और 3 आ चुके हैं। जी, दे हैव डन वेरी वेल, ईश्वर की कृपा रही है। तो कोई सा भी हो, चाहे वो एक यादगार तरह से एक यादगार बन जाता है पूरा। देखिए, वो ईश्वर की कृपा है कि आपको मेरी झोली में वो किरदार आए, और ईश्वर की कृपा है कि वो समझ आए कि हम उसको ट्रांसलेट, मैं उसको कर पाया। पहले ग्रहण आया, फिर टब्बर आया, फिर शिक्षा मंडल आया, फिर मैंने एक जो शूट कर लिया है वो है कोर्ट कचहरी। और अभी मैं फिलहाल अभी मैं चंडीगढ़ से सीधा आया हूँ अभी ट्रैवल करके, आई वाज शूटिंग देयर रात को, तो वो भी एक ओटीटी कर रहा हूँ। तो हमें कोशिश तो ये है कि फिल्म, ओटीटी, जो भी अच्छा काम, इंटरेस्टिंग काम मिले वो करते रहें। सर, आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा जोर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो होता ही है दर्शकों को खींचने के लिए, लेकिन एक अभिनेता भी अपने अभिनय से दर्शकों को खींचता है, जो कि आपने किया। आपका हर एक अभिनय आपका एक पहचान बना है, चाहे आपने सलीम लंगड़े को पे मत रो, चाहे वो बाग बहादुर हो, चाहे किरदार हो, हर तरह से आपने एक डिफरेंट रोल किया है। और उसमें जो आपने ब्लैक फ्राइडे किया, उसके अंदर जिसमें टाइगर मेमन का आपने किरदार निभाया, तो इस तरह का जो अभिनय आपने, इतना पुख्ता अभिनय जो आपने किया, क्या आपका एक थिएटर का बैकग्राउंड रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर इतनी ज्यादा पॉलिश आई है? जी, थिएटर ने कहीं ना कहीं बहुत मदद की है, क्योंकि थिएटर में एक जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ के आप अपने किरदार, कैरेक्टर्स की बात करते हैं। और इसीलिए सलीम लंगड़े पे मत रो, बैक टू बैक जब बाग बहादुर करते हैं, 2 एकदम अलग फिल्में हैं। और जैसे मुझे किसी ने एक बार बोला था कि सलीम लंगड़े में इतनी तारीफ हुई थी, लेकिन वो नशा बाग बहादुर में दिखा नहीं, यू नो, कि नहीं तो थोड़ा बहुत अंश रह जाता है। दूसरा, एज एन एक्टर
आपकी ड्यूटी देखिए, मेरा कोई फिक्स स्टाइल और मैनरिज्म नहीं है, इसलिए मेरी मिमिक्री नहीं होती, और मिमिक्री जिसकी होती है वही स्टार बनता है, हमारी मिमिक्री नहीं होती है। और मिमिक्री तभी हो सकती है जब आपका फिक्स्ड मैनरिज्म हो, आपकी स्पीच का एक सर्टेन वे ऑफ हो कि आप एक ही तरह की लय में करते हैं। पर मैंने शुरू से सोचा कि जो मेरे पास स्क्रिप्ट आएगी उसमें से किरदार निकालना है। अब मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा बुरा एक्टर क्या है कि आपके पास जो स्क्रिप्ट है उसी में सीड है आपके किरदार का, आपकी कहानी। तो आप अपने किरदार को उसमें से, अब 4 झाड़ियां देख लीजिए, 5 पेड़ देख लीजिए या जंगल देख लीजिए, वो जंगल जो आपने देखा वो उसी में, उस स्क्रिप्ट में ही है, आप घर से कुछ नहीं लाते हैं। हाँ, कुछ लोगों का है कि दे हैव गॉट अ सर्टेन स्टाइल, मैनरिज्म्स व्हिच पीपल लव, एंड व्हाटएवर दे गेट दे मोल्ड इट इन देयर ओन वे, और वो भी ठीक है, पीपल एंजॉय इट, पीपल लाइक इट। Some of the performances even like that are very, very good. Some people have a certain way of their speech. According to work, according to the script, according to the character, you know, your voice changes, the texture of voice changes, your body language changes, you know, and that's my approach. ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर दुनिया के अरबों लोग हमें पसंद करते हैं, पर एक हिस्सा है जो हमारे इस तरह की अप्रोच को अप्रिशिएट करता है। और अब धीरे धीरे ये OTT आने से और इतने चैनल्स आने से लोग दूसरी फिल्में बाहर की भी देख रहे हैं, तो उनका भी टेस्ट थोड़ा चेंज हो रहा है। दे वांट मोर रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस, दे वांट स्क्रिप्ट्स जो ऐसी कहानियां हो जो रोजमर्रा की बात करें। इसीलिए देखिए आप छोटे शहरों में लोग जा रहे हैं, यू नो, वहाँ की गलियां, वहाँ की छतें, वहाँ के लोग, वहाँ की कहानियां, वहाँ के पेड़, वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि आप जब फैमिलीज की कहानी कहना शुरू करते हैं तो फिर आप घरों के अंदर जाते हैं। आपने अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि आपके घर वालों की तरफ से, खास तौर पे आपके पिता की तरफ से फिल्मों में ना जाने को कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह से आपने उसमें राजी हुए जाके। तो किस तरह से अपने घर वालों को एक तरह से मनाना होता है? क्या आप वो अभी भी वही रुख देखते हैं जैसे कि सिनेमा को एक फालतू की चीज समझा जाता है? नहीं, देखिए वो ऐसा कोई अगेंस्ट यूं नहीं है कि जाना ही नहीं है, पर एक माँ बाप का जो कंसर्न होता है, और मैं बिजनेस फैमिली से आया, मशीन टूल्स का हमारा बिजनेस था, MBC टूल। मेरे फादर लाहौर से ही, बिफोर पार्टीशन ही केम दिस साइड, माय फादर एंड माय अंकल्स दे स्टार्टेड दैट। तो उनका कंसर्न ये था कि ये बिजनेस सीखना पड़ता है, यू हैव टू डील विद इंजीनियर्स, एंड यू नो, उनका कंसर्न ये होता है कि थिएटर जो है ये सब कुछ देने वाला नहीं है, और फिल्मों में तो कुछ मालूम नहीं है ना, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो माँ बाप का एक जो अपने बच्चों के लिए कंसर्न है कि आप ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं जहां इनसिक्योरिटीज हैं। अब मैं लोगों से कहता हूं कि भाई, एक तो अपने लिए एक समय सीमा तय कर लीजिए, ऐसा नहीं कि जीवन बर्बाद कीजिए, लेकिन जहां तक इनसिक्योरिटी का सवाल है कि ये काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी जो है वो तो आज कॉर्पोरेट में भी कभी भी पिंक स्लिप दिखाई जा सकती है आपको, है ना। तो अब स्पोर्ट्स में भी आओगे तो मालूम नहीं कहां तक पहुंचोगे, पर वो चांसेस तो आपको लाइफ में लेने पड़ेंगे ना। और उसमें भी फिर आप कौन से कहां तक कैसे, तो वो तो कोई जीवन में कुछ तय नहीं कर सकते, जो चला है वही पहुंचा है। अगर आप चांस नहीं लेंगे तो फिर कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी मैं लोगों से बोलता हूं, यंगस्टर्स जब कभी पूछते हैं भाई सबको क्या ट्राई करने का और कैसे किसी को, मेरा भी भाई बहुत सारे सीनियर्स ने मजाक उड़ाया था जब मैंने बोला था बॉम्बे जा रहा हूं, कुछ ऐसे भी थे, अबे पागल आता क्यों नहीं है बॉम्बे, यू नो। तो सबको हक है अपने अपना कोशिश करने का, और कौन कहां तक पहुंचेगा सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, सबकी अपना फोकस और मेहनत है, और सब में कितना टैलेंट है वो डिपेंड करता है। सर, एक आखिरी सवाल पूछेंगे, आपको अपने रोल्स में सबसे ज्यादा अजीज कौन सा रोल है जो आपको बहुत ही इंजॉय किया आपने उसको करते हुए और आपके लिए एक यादगार है? पर सच बताऊं तो मैंने जब भी हाँ बोला और किया, हर किरदार मुझे, अब मैं कैसे कह दूं कि सलीम लंगड़ा से बाग बहादुर ज्यादा थी, या रोड टू संगम, या ब्लैक फ्राइडे, मैं ईश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि भगवान ने मेरी झोली में ये सब काम लाके दिया, और मेरा दिमाग भी चलाया उन किरदारों को समझने का कि आज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दूसरा, मैं हमेशा सोचता था कि भाई अगर ये काम आया है, आप अपनी ईमानदारी से कीजिए, और फेलियर आर्टिस्ट का हक है, अगर आप कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं तो उसमें अगर फेल भी हो तो कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है जब पीछे मुड़ के देखता हूं। बाकी तो देखिए, कंटेंट होता है, आदमी एम्बिशियस तो होता है और आगे आगे बढ़ने का सोचता है, वही जीवन है, बहता पानी है, तो वो तो चलता ही रहता है। लेकिन अगर मुड़ के देखूं तो
भगवान ने बहुत कुछ दिया जो शायद सोचा भी नहीं था यहाँ तक पहुंचेंगे। नेशनल अवार्ड मिला है, मेरी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिले हैं, फ्रांस में अवार्ड मिला है, तेलुगु फिल्म की वहाँ अवार्ड मिले, पंजाबी फिल्म की वहाँ अवार्ड मिले, तो योर वर्क हैज बीन अप्रिशिएटेड। लोग आपका काम अच्छा बोलते हैं, तो एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन की टीम से बात करने के लिए और अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट जगत से कुछ नया लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।